अस्सलाम नाज़रीन किराम, देखिए अब तो इलेक्शन बिल्कुल लगता है सामने है और अब आखिरी मरहला भी एक पार्टी ने जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो गोया पावर में आ रही है, उसने वो मरहला भी तय कर लिया है। मेरी मुराद ये है कि आज मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर भी जारी कर दिया है। ये एक लिहाज से बड़ी अहम बात है कि इस मंशूर का इंतज़ार बहुत दिनों से था कि जिस पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इक़्तिदार में आ रही है, चंद दिनों की बात है और कुछ कहते थे लाया जा रहा है, बहुत लाड रहे हैं, कुछ का इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन कुछ ये भी कह रहे थे कि हर तज़िया ये बताता है कि आने वाला दिन जो है मुस्लिम लीग नून के हैं। तो फिर वो मंशूर क्यों नहीं देते? क्या उन्होंने तैयारी नहीं की? उनके लोगों ने इतने अरसे में क्या काम किया है? कहाँ है? आज वो मंशूर बड़ी आबोताब के साथ पेश किया गया, अखबारात में उसके पहले इश्तिहार भी बहुत ज़ोर शोर के साथ आए। उसके बाद एक अच्छी तकरीब वहाँ हुई। तकरीब से मुराद ये है कि तमाम सहाफ़ी इकट्ठे हुए, मुस्लिम लीग के कायदीन भी हुए और वहाँ पहले तो एहसन इकबाल साहब ने तारफ़ कराया, इरफान सिद्दीकी साहब के जो कि चेयरमैन मंशूर कमेटी के, उन्होंने इसकी वजाहत की और शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं उन्होंने तकरीर की और आखिर में नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मैं लिखी हुई तकरीर को रख कर बात करना चाहता हूँ। और उनकी बात का खुलासा ये था कि जो कुछ माजी में हुआ, हमारी चलती हुई हुकूमत को ख़त्म किया गया, मुल्क जो था तरक्की की राह पर निकल पड़ा था उसको रोक दी गई तरक्की की रफ्तार को, वरना उस वक़्त महंगाई की सूरत हाल ये थी, मईशत की सूरत हाल ये थी, मुल्क के दूसरे मामलात ये थे, अगर चलता रहता तो आज ये सूरत हाल होती, जैसी वो तकरीरों में हर इलाके के हवाले से बयान भी किया करते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा मंशूर यही है कि मैं अब इस मुल्क को फिर वहाँ पर लेकर आऊँगा जहाँ हमने इसे छोड़ा था और उससे आगे लेकर जाएंगे, इसको तरक्की के उस रुके हुए सफ़र को जारी करेंगे। ये उनके गुफ्तगू का खुलासा था। आज हमने पहले इस सेगमेंट में सिर्फ ये उस मंशूर पर बात करेंगे। कर्नल सैफ कुरैशी साहब जो एक मुमताज़ मुस्लिम लीगी भी हैं और ज़्यादातर पस पर्दा रहकर मुस्लिम लीग के बहुत सी इंतज़ामी मामलात को देखते भी हैं, एकेडमिक मामलात को भी देखते हैं। उनसे मैं एक अरसे के बाद दोबारा बात कर रहा हूँ। वो आज वहाँ मौजूद भी थे। वो मंशूर के बारे में हमें बताएंगे, तज़िया करेंगे, उनकी राय क्या है। और साथ आमिर खाकवानी साहब हमारे मुल्क के जो मुमताज़ तज़िया नगार हैं वो भी मौजूद होंगे। वो भी बताएंगे कि पार्टियाँ जो मंशूर पेश करती हैं अमल के खाते में वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है। बाकी पार्टियों के मंशूर भी उन्होंने देखे होंगे, वो कुछ उस हवाले से बताएंगे। इस सेगमेंट में सिर्फ इस पर बात करेंगे हम। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब आप थे वहाँ, माशाल्लाह तकरीब तो बहुत अच्छी थी और बातें भी बहुत अच्छी अच्छी हुई हैं। कैसे आप अपने मंशूर का तज़िया करते हैं? मैंने कहा था दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, इतना अरसा होने के बाद आज वो 27 तारीख आई, 10 दिन तो रह गए हैं, अब तो हम बात भी नहीं कर सकते मंशूर पर, इतनी ताख़ीर कर दी। क्या ख़ास बात नज़र आती है आपको अपने मंशूर को जो मुमताज़ करती है दूसरी पार्टियों से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, हम सिर्फ लिखने की हद तक नहीं रहना चाहते थे। हम पूरी रिसर्च करके जितने भी मसाइल हैं और उन मसाइल का हुजम, उनकी ग्रेविटी और उनको आगे हमने हल कैसे करना, मुल्क की वसाइल को मद्देनजर रखते हुए, अपने कर्जों का बोझ ज़हन पे रखते हुए, अपनी बाकी आसपास की चैलेंजेस और मजबूरियों को ज़हन में रखते हुए, उसके बाद हम रास्ता सजेस्ट करके बताना चाह रहे थे। और वो बताना चाह रहे थे कि जो हम करके अचीव कर उससे ज़्यादा करें। ये ना हो कि हम मंशूर में लिखें और उसके बाद वो किताब ही रह जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। इस वजह से देर हुई जी। और चूंकि फिर इन्होंने थिंक टैंक कोई 32 टीमें बनाई हुई थी और हर टीम अपना अपना रिसर्च करने के बाद वक्त ले रही थी, और जो उन्होंने टीमों ने काम करके जमा कराया है वो तो एक पूरी किताब की शक्ल में इंशाल्लाह ताला बाकी सब के काम आता रहेगा, सब पार्टियों के जो भी गवर्नेंस में आएंगी, गवर्नेंस के ऊपर और मुल्क को चलाने के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है और वो बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट एक है। मैं उसके सीधा सीधा चीजें अर्ज करना चाहूंगा। देखिए, मुल्क इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ है और किसी भी तरीके से अगर हम ये कहें कि ये सारे कर्जे हम अदा कर देंगे, ये सारा सर्कुलर डेट पे हो जाएगा, ये सारे के सारे मसले मसाइल हमारे टेन्योर में ठीक हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल और नामुमकिन होगा। ठीक है। हम अपना हिस्सा ही हम अदा कर सकते हैं। हमने फैसला किया है कि हम इंतहाई दयानतदारी से और इंतहाई मेहनत से हम कौम को दिन रात
कोशिश करके हम वो टारगेट जो इमीडिएटली इनको चाहिए वो रिलीव हम अरेंज करें, ताकि हमारे आने के बाद लोगों को खुशहाली की, महंगाई में कमी की, रोजगार के मौके की और डेवलपमेंट की जो है वो चीजें नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है। और ये कहना जी कि हम समझते हैं कि चंद एक चीजें ऐसी हैं कि जो मुल्क को संभाला दे सकती हैं, रिकवर कर सकती हैं, रीबिल्ड कर सकती हैं, ठीक है। इकोनॉमी को भी और बाकी चीजों को भी। जो हमें इस वक्त मसाइल नजर आते हैं उसमें इकोनॉमी नंबर 1 है जी। इस वक्त दुनिया सब में जंग लगी हुई है इकोनॉमी की, एक दूसरे की इकोनॉमी तबाह कर रहे हैं, और गोला बारूद और ये जंगें, बॉर्डर पे बैठ के जंगें, ये आउटडेट हुई जा रही हैं। ठीक है। फिर दूसरा ये कि आईटी इतनी डेवलप हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डेवलप हो गई है, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट और इक्विपमेंट इतना डेवलप हो गया है कि अभी गोले बारूद की बजाय टेक्नोलॉजी ही किसी को जैम कर देती है और किसी की इकोनॉमी को तबाह कर देती है। कई चीजें ऐसी आ गई हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन ने आगे जाके मुल्कों को, दूसरों को जिन्होंने नहीं किया उनको बेबस कर रही है। ठीक है। रह गया जी मामला गवर्नेंस का। हर आदमी को मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नेंस इंतहाई पुअर है वो बेशक, और उसके साथ गवर्नेंस के पुअर होने के साथ करप्शन जो है वो करप्शन इतनी फैल गई है कि शायद पाकिस्तानी बहुत ज्यादा करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं है। वो पैसे लेते हुए या अपनी बददियानती करते हुए हिचकिचाते भी नहीं है। तो इसने बड़े टारगेट को रिकवर करने के लिए उतनी बड़ी ही कोशिश की जरूरत है जी। गवर्नेंस में हमने ये सोचा है कि जब तक हम डिजिटाइज नहीं करेंगे, मैनुअल रिकॉर्ड खत्म नहीं करेंगे और ये पटवारी सिस्टम खत्म नहीं करेंगे और ये एसएचओ के लामहदूद इख्तियारात को रेगुलेट नहीं करेंगे, गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। ठीक। इस मुल्क में खराबी पटवारी के, एसएचओ के और इंस्पेक्टर लेवल पे है जी। हर महकमे में, बेशक वो एक्साइज है, इनकम टैक्स है, कस्टम है, हमने एक इंस्पेक्टर ग्रेड 16 का लेवल ऐसा रखा हुआ है कि जिसके अंदर किसी ने भी आके इम्प्रूवमेंट नहीं की और उनकी तनख्वाहें इतनी कम हैं और उनके इख्तियारात इतने ज्यादा हैं कि उनके से वो जो चाहें वो अपनी किस्मत को टर्न अराउंड कर सकते हैं। अभी कोई रिवाज पड़ गया, मैं बड़े दुख से एक बात कहूंगा कि लुटो और फुटो। लोगों ना सिर्फ ये कि मुल्क को लूटते हैं, मुल्क के वसाइल को, फिर वो डुअल नेशनैलिटी लेने में हिचकिचाते नहीं है। वो डुअल नेशनैलिटी लेते हैं, फिर बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, फिर उनको सेटल करते हैं और फिर खुद भी भाग जाते हैं। ये ट्रेंड जो है ना जी, ये एलीट क्लास में था पहले, तो अभी तो ये हर उस क्लास में आ गया है कि जो बंदा करोड़ों से जो ही बिलियन में जाता है उसी वक्त वो कहता है कि मुल्क छोड़ दे। फिर उसको पाकिस्तान बुरा लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने खाने के लिए कुछ अभी वसाइल पीछे छोड़े, दूसरों के लिए कम है, सफाई ज्यादा घुमा दी है। बहरहाल जिन चीजों पे हम जोर देंगे, हम समझते हैं उसमें टॉप के ऊपर जो है जी वो तो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा हमसाया मुल्क इंडिया और बाकी जितने ममालिक हैं वो कोई चंद 100 या चंद हजार, वो हजारों में बिलियंस कमाना शुरू हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आप इंडिया की मिसाल देख लें, और उसको उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुल्कों की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें बहुत ज़बरदस्त रोल अदा की है। हमारे पास मैन पावर भी है, हमारी आईटी की मैन पावर जो है जी उसके अंदर चंद खराबियां थी वो भी इन्होंने दूर करनी शुरू की है। हमारे लोगों ने कमर्शियली डिग्रियां बांटनी शुरू कर दी और प्रैक्टिकली उनको सिखाया नहीं बच्चों को कुछ। अभी एक तो ये गवर्नमेंट ने कुछ किया है फिलहाल कि डिग्रियां उनकी कंट्रोल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल पे जोर दे रहे हैं। दूसरा ये जी कि सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मदद नहीं की जितनी मदद करने की जरूरत थी। अभी ये एक पॉलिसी आ रही है कि जी आपके पास अगर कोई बिल्डिंग आप किराए पे लेते हैं तो उसको उसमें कंप्यूटर देने के लिए, उसके लिए फर्नीचर देने के लिए, उसमें इंटरनेट देने, जो भी खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट आपको कर्जा देगी बगैर सूद के। अगर ये कामयाब हो जाती है तो ये इतना बड़ा इनकलाब होगा जी कि आपकी आईटी जो है वो आपको ये कोई 50 बिलियन से ऊपर हमारे टेन्योर के अंदर
कमाई करके देगी जी। यानी आपका मतलब यह है कि आप ज़्यादा तवज्जो गवर्नेंस की तरफ, आईटी की डेवलपमेंट की तरफ देना चाहते हैं, उसके अलावा कोई एग्रीकल्चर, माइनिंग, कुछ जी दूसरी? मैं आता हूँ जी। हाँ। एग्रीकल्चर के ऊपर जी हमने बड़ा काम किया है। हम एग्रीकल्चर में उनको एक तो एग्रीकल्चर में उनको बेहतर बीज की जरूरत है जी, हाइब्रिड बीज की जरूरत है। हमारा बीज उनको जो फसल देता है उसका वो कम देता है निस्बतन जो कि उनको इंडिया में किसान को मिलती है या बाकी मुल्कों में मिलती है। उसमें फर्क है जी कि उसका बीज बेहतर है उनका, इवन चाइना का। हमने चाइना का ट्राई करके देखा है, वो डबल कर देता है फसल। दूसरा ये जी कि उसके अंदर बीज के अलावा वो बीज जरा महंगा है, तो हम वो बीज गवर्नमेंट की तरफ से बिला सूद कर्जे दे के ज़राअत को सस्टेन करेंगे जी। फिर ज़राअत को मशीनरी देंगे जी, उनको हम ज़मीन लेवल करने के लिए और फसलें लगाने के लिए उनको ट्रैक्टर से लेके बड़ी मशीनरी तक इंतहाई सब्सिडाइज रेट के ऊपर देंगे जी। तीसरा हम खाद के ऊपर जोर दे रहे हैं जी कि खाद की कीमतों को हम कम करेंगे। खाद की कीमतों के अंदर जो इंतहाई गड़बड़ हुई और कीमतें किधर की किधर चली गई, ये तो किसान को बिल्कुल मारने वाली बात है जी। इसको नीचे लाएंगे। फिर ये है जी हम शमसी ट्यूबवेल जो है सोलर वाले वो देंगे ताकि बिजली का बिल सस्टेन नहीं हो रहा उनसे, तो उसके अंदर उनका काम हो सके। इसके अलावा हमने हर शोबे के अंदर जी, हर मिनिस्ट्री के अंदर हमने प्लान तैयार किया है कि हम क्या करेंगे जी। हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, टेक्सटाइल को कैसे लुक आफ्टर करेंगे, हम एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स लाएंगे, हम जुडिशरी में क्या रिफॉर्म लाएंगे। कर सब आपने बहुत तफसील से बात की है। मैं चाहता हूं आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुल्क के बहुत बहुत उम्दा लिखने वाले और तजिया नगार हैं, वो भी कोई बात करना चाहें ताकि आप उसका कोई मुनासिब जवाब कर लें। आमिर खाकवानी साहब, ये हर सियासी जमात जो है ना, पहले तो होता था अपनी जमात का मंशूर पेश करती थी। जैसे पीपल्स पार्टी बनी, उन्होंने पीपल्स पार्टी का मंशूर पेश किया कि हमारी मईशत सोशलिज्म है, हमारा दीन इस्लाम है, हमारी सियासत जमहूरियत है, वगैरह वगैरह। इंतखाबी नारे और हुआ करते थे, इंतखाबात का मंशूर और हुआ करता था। उनसे पहले निज़ाम इस्लाम पार्टी ने कहा हुक्म अल्लाह का, हाकमियत अवाम की, हुक्म अल्लाह का, वगैरह वगैरह। फिर हर इलेक्शन पर हर जमात ने अपना मंशूर देना शुरू किया। लोगों ने कहा मंशूर देते हैं, उसके बाद कोई उस पर गौर ही नहीं करता। अब आप ये मंशूर भी आ गया, दूसरी जमातों के मंशूर भी आ गए। आपको क्या लगता है, कुछ नजर आता है कि कुछ पार्टियां कर रही हैं या क्या कर रहा है? देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि मंशूर हमारे यहाँ आते हैं तो उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। होना ये चाहिए जब अगला इलेक्शन हो, इलेक्शन से पहले 5 साल के टेन्योर में तो पार्टी, खासकर वो पार्टी जिसको इक़्तिदार में रहने का मौका मिला हो, वो फिर अपना ये एक जायजा पेश करे कि हम उस पर अपने मंशूर पे अमल क्यों नहीं कर सके और नेक्स्ट हम क्या अपनी गलतियों से सीखेंगे। एक तरह का जो एक तसाबी, खुद हिसाबी हो, वो भी होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। आप जानते ही हैं बाज़ औक़ात तो ये सिर्फ दावे और वादे ही होते हैं। मतलब आपको याद होगा कि गलबन 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब सूबे का भी अपने मंशूर में शामिल किया था। बाकी शहबाज शरीफ साहब वहाँ जलसों में वहाँ पे वादे भी करते रहे थे, बाद में बिल्कुल उधर मुड़ कर ही दिखा। खैर वो चीजें अपनी जगह है, लेकिन वो जनूबी पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांटते हैं भाई। वो अच्छी बात ये है इस मंशूर की कि यानी एक लिहाज से जिस तरह अभी गवर्नर साहब ने बताया कि इन्होंने काफी सारी कमेटियां बना के और अच्छा एक रिसर्च करके और यानी बल्कि इन्होंने कहा कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गई है ओवरऑल पूरी मख्तलिफ रिपोर्ट से जो यानी दूसरी पार्टियों को भी हेल्प हो सकती है। यानी मुस्लिम लीग नून ये नहीं कह सकती कि हमने बहुत जल्दबाजी में मंशूर हमने तैयार किया, टाइम मिला, प्रॉपर टाइम दिया और इलेक्शन से दिन बड़े कम है, लेकिन फिर भी बहरहाल इन्होंने लेट किया जो कि मेरे ख्याल पूरा एक वेल रिसर्च अपने वो एक लाना चाह रहे थे। तो एक अच्छी बात है, अच्छी चीज है। और देखिए जो नून लीग का पिछला स्टाइल रहा है ना, जिसपे बाद लोगों का एतराज भी रहा है कि वो एक्सपोर्ट उनकी प्रायोरिटी उतनी नहीं रही। मतलब आप 2013 से 18 तक, 2013 में एक्सपोर्ट 8 से 13 तक भी उस पार्टी ने बढ़ा के $25 अरब तक पहुंचा दी थी। जब लेकिन मुस्लिम नून की हुकूमत जब खत्म हुई 13 से 18 तक तो ये 19 पे आ गई थी, 20 से कम ही थी। तो वो इनका जो मॉडल है वो एक्सपोर्ट की तरफ कम है और इम्पोर्ट को ये ज्यादा अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, इम्पोर्ट पे जरा इंकरेज करती हैं। और मैं चूंकि ताल्लुक साउथ पंजाब से, तो साउथ के लोग खासतौर पर जो फार्मर्स हैं वो कि मुस्लिम नून से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनके बारे में जरा ज्यादा सॉफ्ट कार्नर है। या पिछली बार जो पीटीआई ने भी थोड़ा सा उनको फायदा उन लोगों को पहुंचा। तो वहां पे जो देही इलाकों में जो फार्मर्स है उनको ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून
कि ज्यादा इनका जो फोकस होता है ताजरों पे, क्योंकि आपको पता है इनकी एक स्ट्रेंथ समझी जाती है ताजर बिरादरी या बिजनेस क्लास इनकी। तो ये जो हमारे जो काश्तकार है वो नजरअंदाज होते हैं। मतलब प्रोग्राम तो बनते रहते हैं, सोलर सोलर ट्यूबवेल का शहबाज शरीफ साहब की जब वज़ीर आला थे तो इस तरह स्कीम बनी थी, काफी लोगों को मिले भी होंगे उसमें। लेकिन ओवरऑल जो एक तासुर होता है कि खाद के रेट्स बढ़ जाती हैं या बाजू को कि मकई मतलब है कि इनको एग्रीकल्चर पे कंसंट्रेट करना चाहिए, चाहे जनूबी पंजाब हो चाहे सेंट्रल पंजाब हो, लोग मांगते हैं। एक कहना चाह रहा था कि इस बार ये अहम होगा कि अपनी पिछली गलतियों को सी करके आगे उन कितना बढ़ती है। आईटी की तरफ बहुत अच्छी बात है। और वैसे मिस्टर देखिए, एक तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं आपको कम एक वजाहत भी कर लूं कि जो बंदा इस वक्त भी आईटी को लेके आगे बढ़ रहा है, उमर सैफ, वो इन्हीं कर्नल सैफ कुरैशी साहब का फर्जंद है जी। और उसने माजी में खासे बड़े बड़े काम किए, यूनिवर्सिटी भी चलाई हमारी और बहुत से अच्छे काम किए हुए हैं। इसलिए मैं ये आईटी के बारे में इनका पहले ये शहबाज शरीफ साहब हुकूमत पंजाब आईटी बोर्ड के भी रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। और ये अच्छा है कि एक तरह का एक रेलिवेंस है, पहले के साथ जुड़ी चीजें आगे बढ़ेंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें बहरहाल ये भी एक हकीकत पसंद होना चाहिए कि जो भी हुकूमत आएगी उसके पास अभी आते ही स्कोप बड़ा कम होगा। चलें ठीक है। आमर खाकवानी साहब, आप हमारे साथ अगले सेगमेंट में भी हैं। मैं चाहता हूं कर्नल सैफ कुरैशी साहब अपनी बात को कंक्लूड कर लें ताकि हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें। जी कर्नल साहब, आप और मजीद क्या कहना चाहेंगे ताकि हम अपने सेगमेंट को कंक्लूड कर दें? जी सर, हम ये मैं कि हमने दिफा के ऊपर दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए बड़ा काम किया जी। और हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ड्रोन और बाकी चीजें ऐसी ला रहे हैं दिफा में कि जो ये दहशत गर्दी को टोटल खात्मा किया जा सके। हम पावर की शॉर्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं, शॉर्टेज पे बहुत काम कर रहे हैं जी। हम ज़राअत पे इंशाल्लाह ताला इस दफा हम वो साउथ वाले फार्मर्स का जो है पॉइंट वो उसको रिड्रेस करेंगे जी इन ए बिग वे। तो इंशाल्लाह ताला हम हर चीज को जी वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, ठीक बात जी, ठीक बात कर्नल साहब, दे रहे हैं। तो हम हर सेक्टर में कोशिश करेंगे जी कि हम बेहतरी लाएं। ठीक, आपने बहुत उम्दा तरीके से ये बात की जी। इस मंशूर के बारे में मुस्लिम लीग का आज ही आया था, हमने इस पर एक तबसरा मुख्तसर आपके सामने पेश किया, उस पर राय भी आमर खाकवानी साहब की। इसके साथ वक्फा लेते हैं और उसके बाद हम मुख्तलिफ शहरों के नुमाइंदों से गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। आमर खाकवानी साहब हमारे साथ होंगे, वो उस सूरत हाल के बारे में अपनी राय पर, माहराना राय पर, एक तजिया नगार की राय के तौर पर उस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ਅਸੀਂ 300 यूनिट तक तमाम लोगों का बिजली का बिल मुफ्त करांगे। हर घर में बिजली होगी, हर घर में गैस होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें इंशाल्लाह। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाल्लाह ताला। जिन्होंने काम अभी आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मंशूर पर गुफ्तगू सुनी, अब हम अपने मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदों से गुफ्तगू करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि मुल्क में इस वक्त इंतखाबी सूरत हाल है कैसी। आमर खाकवानी साहब हमारे साथ होंगे, वो इस पूरे तजिए के हवाले से अपनी गुफ्तगू करते रहेंगे और हमें बताते रहेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। लोगों को बहुत ज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, लोग मकबसे का शिकार हैं। चंद दिन पहले तक तो ये था कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, अब ये है कि हो तो जाएंगे, उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, क्या नक्शा पेश होगा, लोग मान देंगे नहीं मानेंगे, मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या कोई मसाइल तो नहीं पैदा होंगे। ये सारी बातें जो हम आज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपने नुमाइंदों के हवाले से हम जो बात करना चाहेंगे वो ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। हमारे यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हमारे लाहौर के नुमाइंदे मोहम्मद उमैर साहब मौजूद हैं जी। हम इस्लामाबाद से न्यूज़ 1 के ही ब्यूरो चीफ काशिफ रफ़ीक साहब हैं जी। और मुल्तान से इजाज़ तरीन साहब हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मौजूद हैं। और अभी हमारे साथ शिरकत करेंगे तलत हुसैन साहब कराची से, जो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, वो भी हमें अपनी राय देंगे। और आमर खाकवानी साहब तो हैं ही हैं। अमैर साहब, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, करीब बैठे हुए हैं। अभी हमने मुस्लिम लीग नून के आज मंशूर की बात भी की है, आपको क्या नज़र आता है, क्या लगता है कि आज लाहौर के मुख्तलिफ फ़र्क़ों में, ये तो मुस्लिम लीग का शहर था, पंजाब में भी मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी बिलावल भी यहाँ आए हुए हैं,
तो गढ़ बन गया है। ये लगता है कि सारी जंग पाकिस्तान की पंजाब में लड़ी जा रही है। आपको क्या नज़र आता है, कैसा दिखाई देता है? जी बिल्कुल, नून लीग का गढ़ तो था लाहौर में, लेकिन जो इसमें डेंट पड़ा है वो 2022 के जो ज़िमनी इंतखाबात थे। आपको याद होगा कि 4 ज़िमनी इंतखाबात लाहौर में हुए और नून लीग उनमें से 3 इंतखाबात जो थी वो हार गई। और यहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जहाँ से अब बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात के बाद। तो शाइस्ता परवेज़ मलिक और जो मियां असलम साहब थे पीपल्स पार्टी के, उनके दरमियान 1-to-1 मुकाबला हुआ था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हलके पे काफ़ी वर्क किया हुआ था और पीपल्स पार्टी की इस वक्त भी जो कैंपेन है, लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हलके हैं, 30 सूबाई असम्बली के हलके हैं, तो पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है वो लाहौर में सिर्फ एक ही हलके तक महदूद है। और जितने भी उनके मरकजी रहनुमा हैं वो हमें जो बिलावल भुट्टो कैसे वोट बड़े थे उनके? वो तो चंद हज़ार वोट लेते थे, 400,000 या कितने। और फिर इस इलेक्शन में जो शाइस्ता परवेज़ मलिक का था, उनको 34 या कितने हजार जी बिल्कुल 33 प्लस। क्या हुआ था? क्या उसमें सर एक बुनियादी वजह, एक तो कहते हैं कि पीटीआई ने हिस्सा नहीं लिया था इसलिए। देखें जो सियासत है वो 2 दड़ों की होती है, दूसरा दड़ा मौजूद नहीं होगा तो तीसरा दड़ा उसकी जगह ले लेगा। तो उसमें जो जमशेद चीमा साहब थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं थी। तो यहाँ से फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है वो एक दफ़ा फिर 1-to-1 मुकाबला हुआ और तकरीबन 33,000 वोट जो थे यहाँ से पीपल्स पार्टी ने लिए। और फैसल मीर साहब के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा कि वो 2013, 2018 ज़िमनी इंतखाबात, तो वो इस हलके में पूरी तरह मुतहरक हैं। जितना पेपर वर्क हमारे है, वारिस मीर साहब के फर्जंद भी हैं, तो उन्होंने काफ़ी जो ग्राउंड वर्क है इस हलके में वो सबसे ज़्यादा फैसल मीर की निस्बत किसी के पास उतना ग्राउंड वर्क नहीं है जितना फैसल मीर साहब के पास है। तो ये हल्का पीपल्स पार्टी ने अगर पिछले 5 साल में यहाँ पर वर्क किया है अपना, तो उस 5 साल के बाद यहाँ से अब लड़वाने का ऐलान किया गया है। बाकी हलकों का क्या सूरत नजर आती है? सर मैंने लाहौर के 3 हलकों में सर्वेस किए हैं, उसमें NA 125 था, NA 127, NA 128। तो हमने कोशिश की कि हर सर्वे के दरमियान जो है वो हम 100 से ज़ायद लोगों की जो है वो कम अज़ कम और मुख्तलिफ एरियाज़ उस हलके के जो हैं तो वो राय ली जाए। तो उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इन सर्वेज़ में हमें काफ़ी बेहतर नज़र आती है, खुसूसी तौर पर NA 128 और 127 में तो जो उसका हमारी जो परसेंटेज थी वो 55% के करीब थी। अच्छा ठीक है। अब ये जो कहा जाता है 70%, 80% वोट देंगे, वो नहीं बल्कि 55 के करीब। जी बिल्कुल, इन दोनों हलकों में मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जी। इजाज तरीन साहब, आप मुल्तान में बैठे हुए हैं, आप पंजाब के साउथ के इलाके को ख़ास तौर पर देख रहे हैं। हमारे साथ आमर खाकवानी साहब भी हैं, वो चूँकि साउथ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो आपके तजिए को ज़्यादा गौर से सुने, क्योंकि अगले सेगमेंट में आगाज़ मैंने उन्हीं से करना है। जी इजाज तरीन साहब, क्या कहते हैं आप? क्या क्या सूरत हाल है? मुल्तान में तो बड़ा फड्डा हुआ है, बड़ा जवेद हाशमी साहब के साथ वाला मामला भी हुआ है, शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ गिलानी पुराने वहाँ हरीफ हैं। क्या नक्शा है बाकी पूरे इलाके में, साउथ पंजाब में? सर साउथ पंजाब में तो ऐसा लगता है कि जैसे मुकाबला ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है और इन 2 बड़ी जमातों ने फोकस किया हुआ है जनूबी पंजाब को। और अगर हम बात करें मुल्तान जिला की तो यहाँ पर 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। हल्का NA 148 में यूसुफ रजा गिलानी है, जबकि इनके मध्य मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के जो है वो अहमद हुसैन डेढ़ है। अहमद हुसैन डेढ़ जो है वो हैं उम्मीदवार जिन्होंने सबसे पहले पीटीआई को छोड़ा। उस वक्त इमरान वजीर आजम थे और इन्होंने पीपल्स पार्टी को खैरबाद का इसको पीटीआई को खैरबाद कहा। इस वक्त मुकाबला जो है वो अहमद हुसैन डेढ़ मुस्लिम लीग नून के और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान है। यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी स्पीकरशिप के दौरान और वजारत उज़्मा के दौरान इस हल्के में बहुत से काम कराए हैं। और फिर दूसरी तरफ जो है इस हल्के में सिकंदर बोसन को चूंकि किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला, उन्हें नून लीग का उनके भाई को MPA का टिकट मिला है, तो इसलिए बोसन बरादरी के बहुत से लोगों ने भी यूसुफ रजा की हिमायत का ऐलान किया। यहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी जो है वो आगे नजर आते हैं। फैसला तो अवाम ने 8 तारीख को करना है, 8 फरवरी को, कि कौन बाकियों की क्या है? जहांगीर तरीन भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और महमूद जवेद हाशमी का तो एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? शाह महमूद कुरैशी तो खैर बहुत सी पाबंदियों का शिकार हैं,
क्या सूरत नजर आती है बाकी लोगों की? सर 149 हल्का है, ये मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट के बाद आईपीपी के चेयरमैन जो है जहांगीर तरीन, उन्हें टिकट दिया गया, एडजस्टमेंट हुई मुस्लिम लीग नून के साथ, और उनके मध्य मुकाबल जो है वो आमिर डोगर है, आजाद उम्मीदवार। जमात इस्लामी के डॉक्टर सफदर हाशमी भी है, लेकिन मुकाबला जो है वो आजाद उम्मीदवार आमिर डोगर और जहांगीर तरीन के दरमियान है। मुस्लिम लीग नून के जो मुल्तान की क़यादत है वो खासी नाराज नजर आती है इस बात पे कि उन्हें सीट एडजस्टमेंट करते हुए क़यादत ने इत्मीनान में नहीं दिया। लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो ये है कि जहांगीर तरीन इस हल्के से कामयाब हो सकते हैं। बाकी अगर बाकी हम बात झगड़ा करें- क्या है? मैंने पूछा खासतौर पर जावेद हाशमी वगैरह का मामला, वो तो इलेक्शन में अब नहीं है, लेकिन वो जो सारा झगड़ा हुआ है, क्या पोजीशन रही है? जावेद हाशमी एक जमाने में बहुत बागी लीडर मशहूर थे और बड़ी मुल्तान की शान बना करते थे, खासतौर पर गद्दी नशीनों के दरमियान वो एक ऐसे गद्दी नशीन उभर के आए थे जो जरा अवामी किस्म के थे, तो क्या वो उनकी क्या हैसियत नजर आती है? सर जावेद हाशमी साहब ने हल्का एमए 149 से ही कागजात जमा कराए थे इलेक्शन लड़ने के लिए आजाद हैसियत में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने तो उन्हें टिकट नहीं दिया। और फिर अचानक ही कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया कि वो जो आजाद उम्मीदवार है जिन्हें हिमायत हासिल है पीटीआई की, वो उनकी हिमायत करेंगे, और उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। टिकट उन्होंने नहीं दी गई, इसलिए मुस्लिम लीग नून से उन्होंने खासी नाराजगी का इजहार किया है। हाँ, तो अगर हम बात कर जी सर, ठीक, वो अब उनके भतीजे वगैरह को गिरफ्तार भी किया गया हल्क मखदूम रशीद से, और जो वाकया हुआ वो क्या, उसकी क्या शक्ल है? सर मखदूम रशीद ने, मखदूम जावेद हाशमी ने अपने घर की चारदीवारी में एक वर्कर कन्वेंशन का करना था, उसके लिए उन्होंने मेहर बानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी है उन्हें, और मखदूम जैन कुरैशी को जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, उन्हें भी इनवाइट किया था। लेकिन वहां पे रात गए, अगले दिन जो है वो कन्वेंशन होना था, रात गए वहां पर पुलिस ने धावा बोला और उनके दामाद और उनके नवासे जो नौजवान है, बच्चे हैं अभी, कासिम हाशमी, उनके दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया और दीगर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर मखदूम जावेद हाशमी खासे बरम हुए और उन्होंने अपनी बरमी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा जमहूरियत है, जमहूरियत में तो ये होता रहता है कि वर्कर कन्वेंशन है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन पुलिस ने जो है उनके साथ ज्यादती की और लारवा सलूक पर जावेद हाशमी साहब खासे नाराज हैं। ठीक बात आपकी जी। राजी कराम, ये सारी सूरत हाल आपने लाहौर से लेकर जनूबी पंजाब तक की एक हमारे लोगों से सुनी। अगले सेगमेंट पे हम बात करेंगे कराची के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से, और आमिर खाकवानी साहब का भी तजिया लेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है, वो आपको बता ही नहीं सकते हैं कि वो करेंगे क्या। जिन्होंने 15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर हुकूमत में अपने मुखालिफ के सियासी कारकुन को गिरफ्तार करूं। जहां पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जो 3 बार वजीर आजम रहे हैं, अपना शहर में एक ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सके जो अपना इलाज करवा सके उसमें, तो हम उनके लिए भी रायवंड में ऐसे हॉस्पिटल बना के देंगे। आपके पास पिछले 15 साल से सिंध की हुकूमत है, कराची को खंडरात का शहर बना दिया गया है। आज कोई लाहौर वाला ये नहीं चाहता कि लाहौर कराची बने। जी आमिर खाकवानी साहब, आप लाहौर में रहते हैं और साउथ पंजाब से आपका ताल्लुक है, ये सारी दोनों गुफ्तगू सुनी, आपका क्या इस वक्त, आपको क्या फील हो रही है इस वक्त इलेक्शन की, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, इस्लामाबाद पिंडी की बात भी कर सकूं और कराची की बात भी कर सकूं। दोनों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी देखिए, जब अभी मुल्तान की बात हो रही थी, मुल्तान से सब बात करते टाइम कम था, आप ज़ाहिर डिटेल नहीं जा सकी,
6 हल्के जो मुल्तान के हैं, 148, 149, 150 और 151 की बात नहीं थी। वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि 150 पे जैन कुरैशी खड़े हैं और 151 पे मेयर बानो कुरैशी हैं और अली मूसा गिलानी है यूसुफ दरगानी के साहबजादे और अब्दुल गफ्फार डोगर है नून की तरफ से। इस तरह NA 152 और 153 पे ये 6 हल्के जो है, इनमें वैसे बदकिस्मती गए या क्या कहें या सियासी हालात जो भी कहें, PTI को असल में कंपेन नहीं करने दी जा रही। वहां पे जो एक तासुर है ना, तो ये है कि बाकी तमाम जमातें कंपेन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंपेन नहीं कर रही। अभी उन्होंने कहा कि जवेद हाशमी साहब घर में एक वर्कर कन्वेंशन है, घर में वर्कर कन्वेंशन के लिए कोई इजाजत नहीं चाहिए होती ना। अब अपने घर में 50, 100, 200 लोगों को बुला ले, अगर आपके घर में सहन बड़ा है, हवेली है अगर तो वहां पे तो कोई रह रहे उसकी इजाजत नहीं चाहिए। लेकिन वहां पे भी वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही। तो सर नुकसान ये हो रहा है कि PTI वहां पे वहां पे इसमें कुछ शक नहीं कि पाकिस्तान की पार्टी को 1-2 हल्कों में पोजीशन उनकी मजबूत है और मुस्लिम लीग नून की मजबूत है। जिस तरह यहाँ पे अब्दुल गफ्फार डोगर का मुकाबला अली मूसा गिलानी के साथ हो रहा है, या इसी तरह जावेद अली शाह का मुकाबला वहां पे अब्दुल कादिर गिलानी है, ये भी पीपल्स पार्टी और नून का मुकाबला है। और यदि बाद हल्कों में तो 1-2 हल्कों में तो ये बिल्कुल इरेलीवेंट हुए पड़े हैं, मतलब जैन कुरैशी भी कमजोर हुए पड़े हैं। जावेद अख्तर अंसारी का असल मुकाबला वहां पे राना महमूद हसन से। राना महमूद हसन पुराने मुस्लिम लीग नून के MLA रहे हैं, 1-2 बार MLA रहे, सेंटर भी थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो पीपल्स पार्टी में चले गए। तो वहां पे भी पीपल्स पार्टी और नून का मुकाबला हो गया। मुल्तान शहर हल्के में हालांकि काफी स्ट्रांग थी PTI का, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सपोर्ट है, अगर बड़ा टर्नआउट हुआ फिर PTI को फायदा होगा। नहीं तो इस वक्त जो पेपर पे जो पोजीशन चल रही है ना, यानी जनरली देखने में जो पोजीशन नजर आ रही है, वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की इजाज तरीन भी यही कह रहे थे। बिल्कुल, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। काशिफ रफीक साहब, इस्लामाबाद और पिंडी की क्या सूरत हाल है जी? बड़ा मार्के यहाँ बर्पा होने वाले हैं, आपको क्या नजर आता है? बल्कि पूरा नॉर्थ पंजाब की नक्शा क्या दिखाई देता है आपको जी? अच्छा मीर साहब बहुत शुक्रिया। देखें इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, NA 46, 47 और 48। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तीनों MNS जो है वो जीते हुए थे तहरीक इंसाफ के। ठीक है। लेकिन जो 46 है यहाँ पे आमिर मुगल साहब के मुकाबले में अंजुम वकील जो है, बहरहाल वो मजबूत उम्मीदवार हैं, जो जमात इस्लामी के मियां असलम भी मौजूद है और राजा इमरान अशरफ जो परवेज अशरफ साहब के भाई हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करें। लेकिन मेन मार्का जो मैं देख रहा हूँ वो अंजुम वकील और आमिर मुगल के दरमियान होगा। और अगेन आमिर मुगल जो है वो सरफेस पे कंपेन नहीं कर रहे क्योंकि उन पर मुकदमात हैं। 47 बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तारिक चौधरी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और शुएब शाहीन PTI से है, काशिफ चौधरी जो है वो JI से है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक साबिक सेनेटर है मुस्तफा नवाज खोकर, वो भी आजाद लड़ रहे हैं, और साबिक MNA तहरीक इंसाफ के राजा खुर्रम नवाज, वो भी 47 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह थी कि 47 में सीट एडजस्टमेंट हो रही थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के दरमियान, और IPP के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी 47 से इलेक्शन लड़ना चाहते थे और फिर उन्होंने कागज विड्रा किए और नून लीग ने 48 में जाके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को सीट एडजस्टमेंट दी है। और वो सीट एडजस्टमेंट जो दी है वो राजा खुर्रम नवाज जो तहरीक इंसाफ के साबिक MNA है, उनके साथ उनको मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सामने लेके आए आजाद हैसियत में कि IPP और नून लीग मुश्तरका तौर पर उन्हें सपोर्ट करी है। बदले में राजा खुर्रम के जो धड़ा है वो 47 में तारिक फजल चौधरी को सपोर्ट करेगा। मुस्तफा नवाज खोकर यहां से भी 48 पे आजाद उम्मीदवार है, उनका अपना एक धड़ा है, अपना एक ग्रुप है। अली बुखारी जो है वो इमरान खान के वकील भी हैं, वो भी यहां से PTI के इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जमात इस्लामी के लोग भी यहां पे मौजूद हैं। 48 में नून लीग ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, राजा खुर्रम नवाज के ऊपर जो है कर रहे हैं। और 48 में जो मुकाबला है वो मुस्तफा नवाज खोकर और राजा खुर्रम नवाज के दरमियान 1-on-1 काफी खासा 2 आजाद उम्मीदवार, काफी तगड़ा मुकाबला है। इसमें PTI तीसरे नंबर पे है। 47 में बहरहाल शुएब शाहीन और तारिक फजल चौधरी के दरमियान कांटेदार मुकाबला अपसेट हो सकता है। रावलपिंडी के शहर के 3 हल्के हैं, NA 55, 56, 57। 55 में मलक इब्रार और राजा बिशारत के दरमियान मुकाबला है। राजा बिशारत PTI की है, मलक इब्रार अगेन नून लीग के हैं। 56 में हनीफ अब्बासी और शहरियार रियाज जो है PTI के, ये तगड़ा मुकाबला है। लेकिन इसमें कलम दवाज जो है शेख रशीद साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी अपसेट कर सकते हैं क्योंकि वो भी सरफेस पे नहीं है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि शायद शेख रशीद, शहरियार रियाज और हनीफ अब्बासी इनके दरमियान मुकाबला है, तो इसमें वोट डिवीजन के चक्कर में कोई अपसेट हो सकता है क्योंकि शहरियार रियाज सरफेस पे कंपेन कर रहे हैं PTI के, उनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं और तगड़ा बंदा तगड़े तरीके से कंपेन करे शहरियार रियाज जो है। 47 में दानियाल चौधरी सेनेटर तनवीर चौधरी साहब के बरखुरदार हैं, उनमें सिमाबिया ताहिर और राशिद शफीक, ये 3 लोग हैं। सिमाबिया ताहिर जो है तहरीक इंसाफ से और राशिद शफीक भतीजे हैं शेख रशीद के।
इनके दरमियान मुकाबला है। अब अगर ओवरऑल व्यू देखें तो देखें तहरीक इंसाफ कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होल्ड कर रही, कोई कार्नर मीटिंग नहीं कर रही। इस दफा तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में बिलखसूस और रावलपिंडी में बिलअमूम जो बात कर रही है वो डिजिटल कैंपेन कर रही है। और ये जो फार्मूला तहरीक इंसाफ की कैंपेन का ना मीर साहब, ये साउथ पंजाब से उठा लें, सेंट्रल पंजाब में आ जाए और शुमाली पंजाब में आ जाए और केपी में चले जाएं। इन्होंने एक ऐसी डिजिटल कैंपेन लॉन्च की हुई है कि जो इनको जो ऐसा लगता है कि जलसे कोई और कर रहा है, कैंपेन कोई और कर रहा है। घर घर जाके पंफलेट तकसीम किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डिजिटल लिस्ट बनी हुई है, वहां पे व्हाट्सएप के जरिए चीजें भेजी जा रही हैं, पर्चियां भेजी जा रही हैं, वोट की कैंपेन भेजी जा रही है। बहरहाल और मैंने जो पब्लिक शो होल्ड की है यहाँ पे इस्लामाबाद में बिलखसूस, मैंने यहाँ पे देखा कि सरफेस पे बहरहाल चूंकि तहरीक इंसाफ यहाँ से विनिंग पोजीशन में है, उनका जो बलदियाती सिस्टम यहाँ पे काफी मजबूत था, यहाँ पे काफी अच्छी रेशो है वोटर्स की और सपोर्ट है। 47 जो है ना, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें देही भी है और शहरी भी है। यहाँ पे जो शहरी वोट है ना वो बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ काफी ज्यादा है, लेकिन कैंपेन अगेन नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो मेरी अपनी रीडिंग है, फैसला तो 8 फरवरी को होगा, मेरा ख्याल है कि 48 से आजाद उम्मीदवार कोई जीतेगा, मुस्तफा नवाज खोखर या राजा खुर्रम जीतेंगे। 47 से जो है वो कुछ भी अपसेट हो सकता है। तारक फजल चौधरी साहब को जो शोएब शहीन है वो अपसेट कर सकते हैं, लेकिन 46 में बहरहाल अंजुम वकील कंपेरेटिवली बेहतर हैं क्योंकि आमिर मुगल जो है वो सरफेस पे कंपेयर नहीं कर पा रहे। हनीफ अब्बासी और शहरियार रियाज का बड़ा तगड़ा मुकाबला मीर साहब, इसके ऊपर अपसेट भी हो सकता है। ठीक बात आपकी समझ आई जी। तलत हुसैन साहब, कराची के क्या हालात हैं? वहाँ तो बड़ी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी पीटीआई एक हो गई है, एमकेएम मुस्लिम लीग एक हो गई है, पीपल्स पार्टी लगी हुई है, सिंध का नक्शा भी आपके सामने, जीडीए, क्या नजर आता है आपको वहाँ का नक्शा सारा? देखिए मीर साहब, बात यह है कि बिल्कुल कराची के इलेक्शन भी किसी से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी जमात जो सियासी और मजहबी जमातें उन्होंने आपस में इत्तेहाद किया है। जिस तरह जमात इस्लामी ने बाज़ हल्कों में एमकेएम की हमायत की है, बाज़ हल्कों में उन्होंने नून लीग की भी हमायत की है, ये मुकामी सतह पे हमायत है। इसी तरह से जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसकी भी किसी न किसी से हमायत है। इसी तरह जीडीए है, उनकी भी बात सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट है। जमात इस्लामी ने उनकी हमायत की है, नून लीग ने उनकी हमायत की है, एमकेएम ने उनकी हमायत की है। लेकिन तनहा अगर कोई जमात यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जिसका यहाँ किसी से इत्तेहाद नहीं है। ताहम मुकाबला 2 सीटें हैं कराची के अंदर जिनके ऊपर मेन मुकाबला है। एक तो PS सूबाई असम्बली की सीट है PS 105, जिसके ऊपर 2 सूबाई वुज़रा जो है उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला इस वक्त चल रहा है। सईद गनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कराची डिवीजन के सदर भी हैं, और उनके साथ ही उनके मुकाबले में वो इरफान ला मरवत है जो साबिक द्वार के अंदर वो वजीर रहे। उनका इनके दरमियान जो कांटेदार मुकाबला है वो चल रहा है। लेकिन सीटें अभी तक कुछ चीज वाज़ेह नहीं हो पा रही कि कौन सी जमात जो है वो यहाँ पर अक्सरियत जो है वो हासिल करेगी। ताहम नून लीग ने जो इत्तेहाद किया था, फिर नून लीग ने इत्तेहाद के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने NA-242 जो है उसमें उन्होंने इत्तेहाद के बाद विड्रॉ हो गया कि हमारा इस हल्के से इत्तेहाद नहीं है। तो तमाम इसी तो उसका असर जो है वो दूसरे हल्कों के ऊपर भी पड़ेगा। उसी तरह से वहां सब पर भी उनका इत्तेहाद जो है वो नहीं रहेगा। जमात इस्लामी जो है वो किसी सूरत भी उनका वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी को कहीं पर भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी इसके बदले में तो हम नून लीग को या जीडीए जो है उसको सपोर्ट कर लेंगे। वो कहीं ना कहीं एमकेएम को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हुए कहीं पर भी वो नजर नहीं आ रहे। ये सिलसिला है कराची के अंदर इलेक्शन का। लेकिन उस तरह से जिस तरह से हमने देखा हालिया इलेक्शनों के में कि गहमा गहमी होती थी इलेक्शन के अंदर, उस तरह से अभी भी गहमा गहमी जो है वो नहीं है कहीं पर भी। इक्का दुक्का हल्कों के अंदर जो बैनर है, जो इनकी तस्वीर है, जो बड़े बड़े इन्होंने बोर्ड जो अपने लगाने थे वो लगाए हुए, लेकिन बाज़ हल्कों के अंदर बहुत कम है। ये कोई उस तरह से रैलियां जो है वो नहीं निकाली जा रही। हाँ, एमकेएम ने भी जलसा कराची में किया है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रोज उसका कहीं ना कहीं जलसा जो है वो मुनक्कद होता है। नून लीग जो है वो रौनक नहीं जो कराची में रौनक हुआ करती थी, लेकिन एक तरह के बड़े कांटे के मुकाबले इस बार हो रहे हैं। ये नहीं कि कोई वन साइडेड मुकाबला हो, यही लगता है आपको? बहरहाल वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो तस्वीर सामने आई है उसको कोई कंक्लूड करने की कोशिश करें। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जी।
जी नाज़रीन कराम, आखिरी सेगमेंट में जैसे कि आपको मालूम है कि वक्त बहुत कम होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे मुल्क का एक नक्शा सबके सामने आ जाए। सबसे पहले मैं आमिर खाकवानी साहब से चाहूँगा कि वो खुलासा पेश करें कि उनको मुल्क की ये इंतखाबी फ़ज़ा कैसी नज़र आती है। जी, मैं मिलता हूँ। अभी कराची की बात हुई थी, कराची में जो एक अहम बात है जो मैंने लोगों से वहाँ बात की है, काफी सारे मैंने अपनी जो रिसर्च की उसमें कराची में मेरे ख्याल में पीटीआई को कंपेन करने दी जा रही है। वहाँ पे लोग उनके सर्वे नजर भी आ रहे हैं। पंजाब में ज्यादा मसाइल हैं, इस्लामाबाद में, पंजाब में जैसा वहाँ तो उनका जमात इस्लामी से इत्तेहाद है ना, वहाँ तो नहीं जमात इस्लामी से ऐसा इत्तेहाद नहीं, पीटीआई कि कहीं पे भी इत्तेहाद नहीं, अपनी जगह तौर पे खड़ी हुई है, कहीं पे एडजस्टमेंट कराची में नहीं है। ठीक है। कराची में पीटीआई के लिए एक तो कराची में 3-4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि पीटीआई के लिए वहाँ पे हालात उतने मुश्किल नहीं है जितना पंजाब में या बाकी जगहों पर, नंबर 1। और दूसरा सवाल ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सीटें कराची से बढ़ा सकती है या नहीं। इसके इम्कान है कि 2018 के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ जाए, वहां से 2 या 3 सीटें बढ़ जाए। और तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि एमक्यूएम रिवाइव करेगी या नहीं। इसकी कभी इम्कान है कि एमक्यूएम रिवाइव करे, सीटें अपनी बढ़ाए, कितनी या क्या वो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है। और चौथा सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है कि जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब ने खासतौर पर जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन में उनको पजीराई मिली और उन्होंने अपनी एक अहमियत बनाई है, क्या वो उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। कौमी असम्बली में 2 हल्कों में इलेक्शन में खड़े हैं, दोनों में मुकाबले 2 सीटों में मुकाबला में है, लेकिन वो अभी ये नहीं कह सकता कि वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। जमात इस्लामी के लिए कराची में सीटें लेनी या नहीं लेनी, ये भी एक अहम सवाल होगा। और पीटीआई के लिए भी कि पीटीआई को अगर वो लोग, ये 2 बातें लोग कह रहे हैं कि वहां पे लोग सारे ये कह रहे हैं कि टर्न नंबर के पंजाब में भी ये कह रहे हैं कि टर्न आउट बड़ा होता है, 50% से ऊपर टर्न आउट जाता है तो फिर चांस है पीटीआई उसका फायदा होगा। यूथ खासकर वोटर अगर निकलते हैं ज्यादा बड़ी तादाद में या खवातीन ज्यादा निकलती हैं पीटीआई के लिए वोट डालने के लिए, तो फिर उनको फायदा हो सकता है, नहीं तो नहीं। और एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो कही जा रही है कि एमक्यूएम लंदन की एंट्री भी हो सकती है। बाद लोग इसमें एक मिस्टीरियस सी बातें कर रहे हैं कि एंड टाइम हो जाएगा। ये एक नया फैक्टर पता नहीं होता है या नहीं है, या सिर्फ वही तो अब कराची से आए हुए बहुत अरसा हो गया, इसलिए मैं अपने आप को कराची के बारे में कोई अथॉरिटी नहीं कहता और उस पर कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन ये अच्छा आपने उस कराची के हवाले से बड़ी एक वाजिब। काशिफ शफीक साहब, आप क्या कहेंगे इस्लामाबाद के बारे में? बड़े मुख्तलिफ लफ्ज़ों में मुझे चाहिए अब जिस्ट के इस्लामाबाद यानी पूरे नॉर्थ के बारे में। यहाँ अब देखिए चौधरी निसार भी लड़ रहे हैं, गुलाम सरवर भी लड़ रहे हैं, ये क्या सारा नक्शा आपको क्या नजर आता है इस वक्त अमूमी सूरत हाल? देखिए मीर साहब, आजाद लोग जीतेंगे। आजाद चौधरी निसार भी जीत सकते हैं, मुस्तफा नवाज खोखर भी जीत सकते हैं, राजा खुरम भी जीत सकते हैं। आजाद लोग जीतेंगे। मसला यह कि आजाद लोग जीतने के बाद अगली स्ट्रेटजी क्या लेंगे। और जहां तक बात की खाकवानी साहब ने, मैं ये समझता हूं कि पंजाब में पीटीआई के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है, सिंध के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है। बेसिकली पंजाब में नून लीग को स्पेस देनी है, पीटीआई को स्पेस नहीं देनी, सिंध में पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं देनी और एमक्यूएम को स्पेस देनी है। सो ये वेरी कर रही है, प्रोविंस टू प्रोविंस पॉलिसी वेरी कर रही है। और मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ इतनी भी गई गुजरी नहीं है। जो डिजिटल कैंपेन वो कर रहे हैं, आप देखिए कि लाहौर में एक ही हल्का डिस्कस हो रहा है बिलावल साहब का। अब तक बिलावल साहब की तनकीद का कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन अब तनकीद देने की जरूरत महसूस हुई है मरियम साहिबा को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी। वजह यह है कि चौधरी सरवर साहब भी उनके साथ खड़े हो गए बिलावल के साथ। बेसिकली बिलावल ये कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के वोटर को यह बात बावर कराएं कि अगर आजाद उम्मीदवार पे एतबार नहीं है तो आप हमें सपोर्ट करके आगे लेके आए, ताकि हम जो है पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स है उनको बाहर निकालेंगे। मैं ये समझता हूं कि बिलावल इस मामले में किसी हद तक बहरहाल अच्छी बात है। शहबाज शरीफ ने अच्छा फिक्रा सियासी है, कहा कि भाई सियासी कैदी तो आप ना रखिएगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो निजी जेलों में लोग पड़े हुए सिंध में उनको भी बाल आइएगा। उमर साहब, आप क्या कहेंगे सारी बिल्कुल। अच्छा सर, लाहौर में 14 हल्के हैं कौमी असम्बली के। जो मेरी प्रेडिक्शन अभी तक 2 हल्कों पर नून लीग काफ़ी आगे है और 2 हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 128 और NA 129। मियां अजहर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और सलमान अकरम राजा। जो NA 128 है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 में भी ये हल्का जीती, शफकत महमूद साहब जीते, और 2018 में भी शफकत महमूद साहब तकरीबन 21,000 की लीड से ये हल्का जीते। तो यहाँ पर वोटर इंटैक्ट है, गुलबर्ग गार्डन टाउन का इलाका इसमें शामिल है। तो सलमान अकरम राजा साहब यहाँ से आसानी से जो है वो ओन चौधरी को शिकस्त दे देंगे। उसके अलावा मियां अजहर साहब शुरू से उनका हल्का यही है, वो यहाँ से लड़ते रहे, ये अराइयों का हल्का है। और हाफिज नुमान साहब जो कि नून लीग के यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनका ये हल्का नहीं था, उनको वहादत कॉलोनी से उधर लाया गया है सिर्फ ओन चौधरी साहब को एडजस्ट करने के लिए।
और नून लीग जो है वो 120 और 21 शेख रुहेल असगर और अय्याज सादिक साहब वाला जो हल्का है वह हमें काफ़ी आगे नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन दोनों हल्कों में कंपेन ना होने के बराबर है। वसीम कादर साहब और हमजा ईवान साहब को यहाँ पे टिकट दिया गया है और तहरीक इंसाफ के जितने बड़े दड़े थे, यहाँ से बट ग्रुप था, उनकी आपस में दुश्मनियाँ थी, वो ख़त्म करवाई शहबाज शरीफ ने। वो दड़ा जो है वो टूट कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ गया। एजाज दयाल साहब थे, यहाँ से तहरीक इंसाफ के एक बड़ा नाम था, वो भी इस वक्त जो है वो बट बरादरी के साथ खड़ा है। तो ये जो 4 हल्के थे, यहाँ में 2 हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 2 बाकी जो है ओपन है, वहां पे ओपन फाइट है, वहां पे मुकाबला होगा। लेकिन ये 4 हल्कों के हवाले से हम कह सकते हैं। जी तलत हुसैन साहब, कराची के बारे में आपने इतनी बात सुनी है, आप खुलासा क्या करते हैं जी? अच्छा, मैंने बिल्कुल यही बात जो आप उन्होंने कही है, मैं भी वही बात कहूंगा कि जमात इस्लामी जो है उसने जहां जहां हाफिज नईम रहमान एक अरसे से तहरीक ही चला रहे हैं, वो खसूसन ये इंतखाबी मुहिम थी जो उनकी तरफ से जो चल रही थी, अब इस वक्त भी वो एक नई चीज लेकर जो है वो सामने आ गए। कल भी उन्होंने कोई कहीं धरना दिया, तो वो सारी चीजें जो है उनकी इसी तहरीक का हिस्सा है। यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे अभी तजरिया चल रहा था जिसमें ये बात चल रही थी कि एमक्यूएम लंदन की एंट्री, तो बिल्कुल जी एमक्यूएम लंदन जो है वो ये कह रही है दबे लफ्जों में, उन्होंने पीटीआई की सपोर्ट जो है वो कर दिया, लेकिन ताहम पीटीआई का कोई कहीं पर कैंडिडेट तो है नहीं, क्योंकि वो लोग तो तमाम अब आजाद हैसियत से उनके इलेक्शन है और उन्होंने आजाद हैसियत से इस दफा इलेक्शन में हिस्सा लेना। लेकिन मुझे कंफर्म कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो अक्सरियत सीटें जो है वो हासिल करेगी। इन तमाम तो लोगों जो है ना, यहाँ पर एक तमाम लोग जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत में कौमी और सूबाई की सीटें जो है वो यहाँ से उठाएगी। सबका फायदा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा रहा है, दीगर जमातों की मामला। ठीक बात जी। एजाज तरीन साहब, बहुत मुख्तलिफ लफ्जों में अपनी बात को कंक्लूड करें जरा आप। सर, मुकाबला तो जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही होगा। लगता है कि ये जो है यहाँ से कुछ सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी को भी मिलेंगी, जैसे यूसुफ रजा गिलानी है, इसी तरह अली मूसा गिलानी है, और ये पहले ही जो 2013 में ये या इससे पहले मुल्तान पूरा मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था, लेकिन चूंकि 18 के इलेक्शन जो हुए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून ने इतनी कामयाबी हासिल नहीं की। पीपल्स पार्टी की तो कोई सीट नहीं थी, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी दिल्ली इलेक्शन जीत के आए थे, तो पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में फायदा हो सकता है, उसकी सीटें मुल्तान में बढ़ सकती है। आपका मतलब यह है कि यानी साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए एक गुंजाइश पैदा हो गई। जी राजनी कराम, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, पूरे मुल्क का नक्शा आपने देखा, मुस्लिम लीग के दस्तूर पर हमने भी बात की। मैं आमर खाकवानी सबसे कहूँगा कि बजाय इसके कि मैं कंक्लूड करूँ, वो इस बहस को कंक्लूड करें। देखें, आपने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बताई, तो उसमें जो अच्छी बात ये है, मेरे ख्याल में अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में एंट्री हुई है, साउथ पंजाब में भी हुई है, लाहौर से बिलावल भुट्टो की लॉटरी उस सूरत में हुई है। तो एक अच्छी बात यह है कि नेशनल पार्टी एक दूसरे की तरफ जाए, ज्यादा अच्छा तासुर बनेगा। और मुस्लिम लीग नून ने भी कराची में भर कुछ ना कुछ जिस दफा प्रेजेंस की बढ़ी है पहले की निस्बत, तो मुझे ये सिलेक्शन में अच्छी बात नजर आई है कि ये जो जमातें जो अपने से एक सूबे तक मौजूद हो गई थी वो एक वफाकी तासुर बने। खासतौर पर मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान हमने डिस्कस नहीं किया, मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान में काफी सीटें आएंगी, वो काफी बड़ी है। और पीटीआई ने जो एक बात सामने आई कि पीटीआई ने जो डिजिटल कैंपेन की है उनके लिए कैंपेन करना, फिजिकल कैंपेन मुश्किल हो गया है, तो उन्होंने एक काउंटर जो स्ट्रेटजी बनाई, ये भी अच्छी बात है। एक नया एक एलिमेंट हमारी सियासत में ऐड हुआ है कि डिजिटल कैंपेन भी मेरे ख्याल में अब पीटीआई ने किया है, और पार्टियां भी उस तरफ आएंगी इस इलेक्शन में भी और अगले इलेक्शन में भी, आइंदा इलेक्शन में भी। जी एक नई सूरत बनती दिखाई देती है। इस लिहाज से ये इलेक्शन जो है 2024 का इलेक्शन कई लिहाज से अहम गिना जाएगा कि एक बहुत ही नाजुक हसास सूरत हाल में हमारे मुल्क में एक नए तजर्बात भी पार्टियों ने किए और जान लड़ाई अपने अपने अंदाज में, अपने अपने होल से बाहर भी निकले, और पार्टियों ने अपने अपने बेसिस को मजबूत करने की भी कोशिश की, नए तरीके भी इख्तियार किए। अल्लाह करे कि इन सब बातों में पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान की फलाह हो, और हम जमहूरियत की गाड़ी को आगे लेके बढ़ सकें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।